टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, और कल आपने देखा कि किस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं बाय यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमने देखा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अभी तक हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम का वाटर के साथ में रिएक्शन देखा था, जिसमें स्लेट लाइम बनता है और हीट रिलीज होती है। दूसरा रिएक्शन हमने जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, ये चैप्टर के शुरू में दिखाया हुआ है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनना, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी डिस्कस किया था। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेस्पिरेशन का एग्जांपल भी लिया था, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का भी एग्जांपल लिया था, कंपोस्ट फॉर्मेशन। फिर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में गए, इसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज टू डीकम्पोज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, हमने टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, जिसमें अगर हम हीट यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, हम उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन में 3 रिएक्शंस हमने देखी। एक तो लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकम्पोजिशन जो आपने प्रैक्टिकल देखा, जिसमें रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली थी, येलो कलर का रेजिड्यू लेड ऑक्साइड बना था, ऑक्सीजन गैस बनी थी जिसकी वजह से आपकी फ्लेम ब्राइट हो गई थी। और हमने इसमें कलर चेंजेस देखे थे, रेडिश ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये नाम आप याद रखेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा एक क्रैकलिंग साउंड भी था जो कि आपने देखा था कि किस तरह का होता है। तो ऑब्जर्वेशंस इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरा फेरस सल्फेट FeSO4 का थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हमने कहा कि क्योंकि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जब आप इसको डायरेक्ट हीट करते हो तो सबसे पहले इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होने की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले ये पेल ग्रीन कलर का था, अब इसका कलर गायब हो जाता है, यानी ये कलरलेस हो जाता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन शुरू होती है। केमिकल रिएक्शन जब शुरू होगी तो ब्राउन कलर का एक रेजिड्यू बचेगा जिसको हम Fe2O3 या फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। उसके अलावा 2 गैसेस बनेंगी, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनकी ऑब्जर्वेशन है सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो इसकी ऑब्जर्वेशन 3 हम देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग इट वी सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये इसलिए है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर में कन्वर्ट हुआ और फिर वो वेपर कंडेंस हो गए नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दूसरी चीज़, जो ब्राउन कलर का रेजिड्यू बचा है फेरिक ऑक्साइड, और तीसरा सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकम्पोजिशन भी देखा, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट के थर्मल डीकम्पोजिशन की बताई है, ये रिएक्शन काम आती है हमारे उसमें सीमेंट इंडस्ट्री में। ये बातें हमने कल पढ़ी थी। एक और रिएक्शन हमने कल की क्लास में देखा, जिसमें हमने अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डीकम्पोजिशन दिखाया। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये हमारी बुक में नहीं है, हाँ, तो आपने फिर ये क्यों करवाया? मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2014 के आसपास की बात होगी, एक आध साल आगे पीछे होगा, एक पर्टिकुलर स्कूल है जो कि एक स्पेसिफिक रेफरेंस बुक से को ही फोकस किया करता था। हाँ, बड़ा स्कूल है जयपुर का। तो उसमें उसके पेपर में जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, आपके PT1 होता है, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था। वो क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि एक रेफरेंस बुक में ये इक्वेशन दी हुई थी, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। उसमें उस टाइम पर ये इसका कुछ वेटेज होता था, जो स्कूल के एग्ज़ाम होते थे उसका भी कुछ वेटेज होता था, अभी भी होता है, वैसे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन नॉर्मली मार्क्स ठीक ठाक मिल जाते हैं उसमें। लेकिन मेरा कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेफरेंस बुक्स में हैं, आपकी NCERT में नहीं है, मैं वो भी करवा देता हूँ, जिससे कि ऐसा आपको ये भी ना लगे कि केवल NCERT ही पढ़ रहे हैं। हम NCERT पे ही फोकस करना है, वर्ड बाय वर्ड NCERT पढ़नी है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ रेलेवेंट है वो हम
साथ के साथ में पढ़ते रहें, नॉलेज बढ़ा रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन क्या आएंगे, आंसर क्या लिखेंगे, ये आपके जैसे ही आपका टेस्ट शुरू होता है वैसे ही आपको पता चल जाता है। तो अप टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने, अपार्ट फ्रॉम थर्मल डीकम्पोजिशन, हमने फोटोलिसिस भी देखा, यानी लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और इलेक्ट्रोलिसिस भी देखा। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये इंटेक्स क्वेश्चन भी हमने इनफैक्ट डिस्कस कर लिए थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, और कई सारे इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। आपको अगर मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ मालूम है तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ऐसा हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। मेटल ही हो ये ज़रूरी नहीं है, नॉन मेटल्स भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस when displaces less reactive substance from its compound to form a new compound, the type of reaction is called single displacement। तो ये जो आपके बुक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है, ये बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक ही बात है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या किया हुआ है, ये आप बहुत छोटी क्लास से देखते आए हो, कि इसमें हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये इस तरह के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ये देखें आप। तो इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा और ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो ऐसा दिखता है, उसमें हमने 2 आयरन नेल लटकाई है। 2 टेस्ट ट्यूब ली हुई है, आपकी बुक में इस तरह से किया हुआ है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले करके दो आयरन नेल ले लो, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लो। एक में जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो रख लो, उसमें आयरन नेल मत डालो। एक आयरन नेल को कंपैरिजन के लिए साइड में रख दो, दूसरे आयरन नेल को उसमें डिप करके छोड़ दो 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स या हाफ एन आवर तक अगर आप उसको छोड़ दोगे तो देयर विल बी अ रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, दैट इज कॉपर सल्फेट इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन Fe+CuSO4। ये एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये FeSO4 बन जाता है, फेरस सल्फेट, साथ में कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। तो इस वजह से 2 कलर चेंज होते हैं। एक तो जो आपका ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इट टर्न्स पेल ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट, और कॉपर बनता है रेडिश ब्राउन कलर का। कॉपर रेडिश ब्राउन मेटल है। और ये बनता है आयरन नेल के ऊपर जाके। क्यों बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये रिएक्शन आप ध्यान रखें। मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसमें कलर चेंज के एग्जांपल्स हैं, और ये बड़ा सिंपल है, बहुत पुराना भी है, लेकिन ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आयरन नेल जो आपने कंपैरिजन के लिए साइड में रखी थी, वो उस पर तो कोई कलर नहीं दिख रहा हमको, लेकिन दूसरी आयरन नेल जिसको हमने वी हैव टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो ऐसा हो गया, ब्राउनिश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। कॉपर कहाँ से आया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आया। क्यों आया? क्योंकि आयरन विच वॉज अ मोर रिएक्टिव मेटल एज कम्पेयर टू कॉपर, इट displaces copper from copper sulfate to form ferrous sulfate, and copper got displaced and got deposited on iron nail। आयरन नेल पे क्यों डिपॉजिट हुआ ये बात भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में है, जिसमें आपने जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें आपने नेल नहीं डाली थी, वो तो ऐसा दिखता है ब्लू,
और जो दूसरा है रिएक्शन मिक्सचर जो है टेस्ट ट्यूब बी में, उसमें वो पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये इसका इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमको अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके अलावा देखें कि जिंक और कॉपर सल्फेट का भी ऐसा ही रिएक्शन हो रहा है, जिसमें जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर ये ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट, लेकिन जिंक सल्फेट कलरलेस है, तो हम कहते हैं द कलर गेट्स डिसअपियर, कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स डिसअपियर्ड। और जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर का, वो जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। एक और रिएक्शन है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। हाँ, लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन है। कॉपर क्लोराइड जो है वो बड़ा ब्यूटीफुली ग्रीन कलर का होता है। देखो कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कॉपर क्लोराइड ऐसा दिखता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है, लेड रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, मतलब इससे, हाँ, और ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन। ये बड़े सुंदर क्रिस्टल होते हैं ग्रीन कलर के, इसको पानी में डाल दोगे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ, तो लेड क्लोराइड बनता है, हाँ, विच इज़ वाइट इन कलर, और ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट की तरह से ये वाइट कलर का बन जाता है। और अगेन कॉपर गेट्स डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड से कॉपर को लेड ने डिस्प्लेस कर दिया। ये छुपा रुस्तम रिएक्शन है। हाँ, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आती है और कभी भी अचानक आ जाती है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा, इसलिए एनसीईआरटी बहुत बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है। हम रह जाते हैं कॉपर सल्फेट आयरन में, और ये वाली रिएक्शन चुपके से आ जाती है एग्ज़ाम में, इसलिए हर रिएक्शन, इसलिए मैं कहता हूँ आपको एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। तो लेड क्लोराइड, हाँ, लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन है, और कॉपर सॉलिड बनता है वो लेड के ऊपर ही बनता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर ये वाइट कलर का मतलब कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। लेड क्लोराइड जब सॉलिड होता है तो वाइट होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ये बात हम ध्यान रखें। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझें कि अगर एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड है CD, ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं, ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे हैं कि इनके एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं, ध्यान रखना ये रिएक्शन तभी होगी जब एक्वस सॉल्यूशंस होंगे, नहीं तो नहीं होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशंस जिनके बनते हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं अपने सॉल्यूशंस में, इनके आयंस होते हैं, जैसे A+B-, और ये आयनिक कंपाउंड है, आयंस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो इनके बीच का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये सब, C+D-। तो इनके बीच में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज हो जाता है, A D के साथ चला जाएगा, C B के साथ चला जाएगा, है ना, अदला बदली AD + CB, ये इस तरह की अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ आयंस। हाँ, हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। आयनिक एक्सचेंज की वजह से, आयंस की अदला बदली की वजह से नए सब्सटेंसेस AD एंड CB बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें, दो एग्जाम्पल हैं इसमें। पहला लेड नाइट्रेट, 2 - 3 Pb NO3 (2) 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 - 3 Pb NO3 (3 Pb NO3 (4) - 3 Pb NO3 (4) - 3 Pb NO3 (5) - 3 Pb NO3 (6) -
वाइट कलर का सॉल्ट है, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन आप बनाओगे तो वो कलरलेस बनेगा। Cl मतलब कलरलेस। लेड नाइट्रेट वाइट कलर का सॉल्ट है और उसका एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होता है। Ki पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, ये भी वाइट कलर का सॉल्ट है और इसका एक्वस सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है। हम इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस बना लेते हैं। अभी हम इस रिएक्शन को करके देखेंगे, मज़ेदार रिएक्शन है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। लेड आयोडाइड PbI2 विच इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट इंस्टेंटेनियसली, जैसे इनको मिलाते हैं तुरंत बन जाता है। प्लस साथ में बनता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एक्वस। ये बात ध्यान रखना कि अगर ये दोनों सॉल्ट्स सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे से मिला दिए जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इससे कि वाई दे डोंट रिएक्ट व्हेन दे आर इन सॉलिड फॉर्म इवन इफ दे आर केप्ट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। आप मतलब चाहे एक दिन के लिए छोड़ दो उसको, कोई कुछ भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इन देयर सॉलिड फॉर्म्स, देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, देयर आर नॉट आयंस फ्री टू गेट एक्सचेंज्ड। अगर आयंस होते तो वो एक्सचेंज भी हो जाते, अदला बदली भी हो जाती उनकी, लेकिन आयंस है ही नहीं तो एक्सचेंज कैसे होगा आयंस का? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि लेड आयन जो है Pb+2, उसने आयोडीन के आयन, जिसको हम आयोडाइड बोलते हैं, Pb+2 I- के साथ में कंबाइन हो गया और उसने PbI2 बना दिया। ऐसे ही पोटेशियम K+, एक पॉली एटॉमिक आयन जो यहाँ था NO3- के साथ में कंबाइन हो गया और उसने KNO3 बना दिया। तो पहले लेड वॉज विद नाइट्रेट एंड पोटेशियम वॉज विद आयोडीन। अब इनका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। तो ध्यान रखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अपन इस रिएक्शन को देख लेते हैं। मेरे पास लेड नाइट्रेट है जैसा मैंने आपको उस दिन दिखाया था, और ये पोटेशियम आयोडाइड है। हाँ, इसके अंदर दोनों को मैं टेस्ट ट्यूब्स में डाल देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि दोनों वाइट कलर के सॉल्ट्स हैं। फिर अपन इसमें पानी डाल के इनके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो दिस इज लेड नाइट्रेट। हाँ, लेड नाइट्रेट को हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। पोटेशियम आयोडाइड ये है, पोटेशियम आयोडाइड का भी ऐसा ही करेंगे कुछ। ये भी वाइट कलर का सॉल्ट है। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों वाइट कलर के सॉल्ट्स हैं। तो इनमें पानी डालते हैं। आई हैव मिक्स्ड वाटर इन इट और इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, हम इसको शेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड का भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे।
एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करना है कि इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस को हम आपस में मिला देंगे। मैं इसको इसमें डाल दूंगा, थोड़ा सा आपके पास आ जाता हूँ जिससे कि आप देख सको कि इसमें क्या हुआ। देखो, ध्यान से आप इसको ही देखते रहो कि क्या होता है। हाँ, क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस चेंज। ये इंस्टेंटेनियसली ये केमिकल रिएक्शन होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से, तुरंत, विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिवाइंड करके आप देख सकते हो कितना जल्दी ये बनता है। क्या बनता है? लेड आयोडाइड, ये है ना, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के कलरलेस सॉल्यूशन से अब आपको दिख रहा है प्रेसिपिटेट क्या होता है। हाँ, इनसॉल्युबल येलो सब्सटेंस है यहाँ पे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कि एक येलो प्रेसिपिटेट बन गया, और कैसे बन गया? इंस्टेंटेनियसली। दिस इज समथिंग व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट देयर इज सम लिमिटेशन विद केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन देख करके हमें पता नहीं चलता कि ये रिएक्शन कैसे होती है। अब हम कह सकते हैं, हमने देख लिया तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियसली होती है, मतलब बहुत जल्दी से हो जाती है। हाँ, एकदम से। तो साथ में जो लिक्विड है वो पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह की एक और रिएक्शन जो हमने बैलेंसिंग में भी यूज़ की थी, आपके 9th क्लास में भी थी, दैट वाज बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट, नॉट बेरियम सल्फेट एक्चुअली, बेरियम क्लोराइड। हाँ, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ये दोनों भी वाइट सॉल्ट्स हैं और इनके एक्वस सॉल्यूशंस कलरलेस हैं। ये भी कलरलेस है और इसका एक्वस सॉल्यूशन भी कलरलेस है। तो इन दोनों के बीच भी रिएक्शन होती है। द मोमेंट दे रिएक्ट विद ईच अदर, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस एंड वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट BaSO4, बेरियम सल्फेट, हाँ, इट इज वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम लिखते हैं PPT। याद है ना आपको? व्हाट इज PPT? प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो बना है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट, और इसके साथ में और क्या बन गया? दूसरी चीज़ देखो, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे, NaCl, एक्वस। दिस इज कलरलेस। हाँ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो दो एग्जांपल्स हैं, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड वाला और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। लेड नाइट्रेट वाला थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी अभी जो हमने देखा उसका ये डायग्राम दिखाया हुआ है इन्होंने कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करे और इंस्टेंटेनियस, बेसिकली ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है ये बन तो तुरंत जाता है बट इट गेट्स सेटल डाउन इन सम टाइम। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ने पर ये नीचे सेटल होता है। तो ये इसकी इक्वेशन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी दोनों ही रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखते हैं हम। और दूसरा रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट एग्ज़ाम के हिसाब से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आता है, जो हमने अभी ये देखा है। तो ये चार तरह की केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें टाइप्स हैं, 3 तरह के हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस।
इन तीनों में से एक चीज़ जनरली पूछ ली जाती है, वो नहीं पूछी जाएगी तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हालांकि इम्पॉर्टेंट की बात नहीं है, आपको तो सब कुछ पढ़ना है और आपको नॉलेज गेन करनी है। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि इट बिकम्स एक्चुअली वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। वंस हम एक बार देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अलग अलग सॉल्यूशन जो है, देखो जैसे यहाँ पे एक रिकॉल एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। जो कलर्ड पार्ट दिया हुआ होता है बॉक्सेस में, उनमें से भी कई बार क्वेश्चन निकल जाता है कि वेयर activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate PbNO3 and NO3 whole twice and potassium iodide. What was the color of the precipitate form? अब ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, ये वही रिएक्शन है जो हमने अभी करी, ये। हाँ, वो कह रहा है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, आप बता दो। येलो दिखता है ना। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? दिस इज लेड आयोडाइड, इसका नाम लेड आयोडाइड है और उसका फॉर्मूला PbI2 है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन लिखो और उसे बैलेंस करो। PbNO3 होल ट्वाइस, फॉर्मूला ठीक लिखना है हमेशा। पोटेशियम आयोडाइड PbI2 लेड आयोडाइड और KNO3। बैलेंस कैसे होगी? लेड ऐसे करके देखेंगे, अब बिना लिखे, है ना, बिना टेबल बनाए। लेड 1 है, लेड 1 है फिलहाल। यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको एक साथ नाइट्रेट मान लेते हैं अपन। नाइट्रेट NO3 जो है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है। आयोडीन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो हम पहले नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दें। अब पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन 2 हो गया, पोटेशियम 1 है, आयोडीन 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लिख दो, तो ये बैलेंस हो गया। तो एक्चुअली हिट एंड ट्रायल मेथड बैलेंस करने के लिए हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो सीखते टाइम ही काम आता है। बाद में तो हमें पता चल जाता है कि ये इस तरह से ही हो जाएगी। आप इसको देखोगे और हो जाएगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपको इक्वेशन देखते देखते पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या लगना चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गया। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाई भी पूछ लेता, वाई नहीं पूछा, लेकिन अगर वाई पूछता तो हम कहते हैं बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंपाउंड्स। 2 सब्सटेंसेस के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और नए सब्सटेंसेस बनते हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने अब तक 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली हैं। हाँ, ये 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जो रिएक्शंस आप ऊपर पढ़ के आए हो, इनमें से ही आपको बहुत रिएक्शंस इनमें मिलेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उनमें से कोई भी रिएक्शंस जो है वो ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसमें ऑक्सीडेशन तो हो जाए लेकिन रिडक्शन ना हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए हम इनको साथ साथ लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, और इसका कंबाइंड नेम जो है वो पॉपुलरली रेडॉक्स होता है, तो हम इनको रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोले या रेडॉक्स रिएक्शन बोले, एक ही बात है। अब आप देखो कि इसमें होता क्या है। तो हम सबसे पहले केवल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन इज 3 पॉइंट्स में लिखो: एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, टू अ रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन नाम से पता चलता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली बात ऑक्सीडेशन ये।
दूसरी बात, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर कहीं हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और एक तीसरी चीज़ जो आपकी बुक में नहीं लिखी है वो भी लिख लो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन इन तीन तरीके से देखी जाती है। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन है। ठीक है। रिडक्शन इसका ऑपोजिट है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। रिडक्शन इसका ऑपोजिट है। हाँ, वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। इनके नाम ऑक्सीजन के बेस पे ही रखे गए हैं। हाँ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is also reduction. Similarly, addition of electrons. I repeat, इलेक्ट्रॉन्स वाला पॉइंट आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं दिखेंगे, एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचाने कैसे। मतलब हमें क्या पता किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट्स में जो सब्सटेंसेस होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स लिखते हैं हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, और रिएक्टेंट्स में जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। वहीं पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी जिसकी वजह से कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, कहीं पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, कहीं पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, कहीं पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, या कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केवल रिएक्टेंट्स का होता है, इसमें प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व ना करें। हाँ, ये आप अपने रूल बना लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको एक रिएक्शन दे दी जाती है और उस रिएक्शन में आपसे पूछा जाता है कि बताओ द सब्सटेंस, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका रिडक्शन हो गया इन दिस रिएक्शन। तो वो आइडेंटिफाई करना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक और बात हमें ऐड करनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर दे। हाँ, जो ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो खुद ही जा कर के किसी से कंबाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ आपको। उसके अलावा अदर नॉन मेटल्स जो किसी की इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऑक्सीडेशन होता है। तो क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाँ, कार्बन को छोड़ करके, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे नॉन मेटल्स जो होंगे, सल्फर हो गया, ये सब के सब इन अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता नहीं है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, और कार्बन तो ना तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन ना तो लूज़ करता है। तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखता,
तो वो किसी की इलेक्ट्रॉन्स निकलवाएगा नहीं। तो कार्बन को हम कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी नहीं देखेंगे, कार्बन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, वो कभी किसी की इलेक्ट्रॉन जो होती है वो निकलवाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन वही निकलवाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, और ये टेंडेंसी नॉन मेटल्स में होती है। तो ये बात है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाए, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाए। रिडक्शन कैसे करवाएंगे? किसी का ऑक्सीजन निकाल लेंगे, किसी को हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने पास होना चाहिए। हाँ, तो ऑल द मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो रिड्यूस हो जाएगा। तो मेटल्स रिडक्शन करवाते हैं, कार्बन रिडक्शन करवाता है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, ये बातें आप दिमाग में बिठा के रखो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन जला रहे थे, तो देयर वाज अ सिंपल रिएक्शन Mg+O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। हमने पहले ही लिख दिया कि ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप जाकर के अगर किसी से कंबाइन हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में ही तो पढ़ा था हमने। तो जब ऑक्सीजन किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में जाके कंबाइन हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन ने इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। यही हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के पास गया और जाके कंबाइन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इन विच मैग्नीशियम इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। हमेशा ध्यान रखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। हमने अभी अभी लिखा था कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं मेटल्स हमेशा। जो किसी का रिडक्शन कर दे, जो किसी की ऑक्सीजन रिमूव करवा दे, या हाइड्रोजन ऐड करवा दे, या इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा दे, तो क्योंकि मेटल्स के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल नॉन मेटल में हम फॉर्मेशन ऑफ MgO पढ़ेंगे बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के काम आ गए, ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैग्नीशियम इन दिस केस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और मेटल कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। ये बात भी आप आज ही याद कर लो कि कोई भी मेटल हो, यहाँ पे मैग्नीशियम है, कल कोई और दिखेगा आपको, सोडियम दिखेगा, कहीं पे कॉपर दिखेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिंक दिखेगा, एल्यूमिनियम दिखेगा। मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, मेटल का कंपाउंड नहीं, मेटल। अगर मेटल है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा। कार्बन या हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट ही होंगे। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा लेते हैं। और रिमूव करवा लेना किसी का इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है। दोबारा देखें, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। H2 plus O2 gives H2। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इसी तरह का केस है तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, ये बात भी हम पहले लिख चुके हैं। अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन देखें तो कार्बन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। ऑक्सीजन कार्बन में जाके ऐड हो गया तो कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इन दिस केस ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। कार्बन क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमेशा रिड्यूस होता है। तो अगर यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, तो अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ, आपको हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन में आपको पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द रिड्यूसिंग एजेंट, और आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। आपको जितना ज़्यादा एक्सपोजर है उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये पहचानने की, और ये बहुत आसान बातें हैं। हम एक जगह फंस जाते हैं जहाँ पे हमको ना तो हाइड्रोजन दिखता है ना तो ऑक्सीजन दिखता है। इन सब में हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहे हैं और हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखा। एक रिएक्शन अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे और मैं कह रहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ेंगे। आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ में, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में जो रिएक्शन किया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म FeSO4। फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है और साथ में कॉपर बन जाता है सॉलिड। ये रिएक्शन आपने देखी। अब इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, एकदम से हम थोड़ा सा चक्कर में आ जाते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज़ हेल्प करेगी, केवल एक क्लू जो मैंने आपको ऊपर दिया कि मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आयरन मेटल होता है। अगर आयरन मेटल है तो फिर आयरन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को यानी कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट यहाँ पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये तो चलो हमने ऊपर कुछ आपके लिए हिंट्स पहले से देख के रख दिए, तो आपने उसको यूज़ करके इसका आंसर तो निकाल लिया। लेकिन आप इस बात को समझो, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखवाया मैंने आपको इस तरह की रिएक्शन के लिए जिसमें कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर ये रहा ऑक्सीजन, दिस इज़ नॉट ऑक्सीजन, दिस इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन कॉल्ड SO4। अकेले ऑक्सीजन की कोई यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है। तो रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐसे होता है जैसे कि ऊपर की रिएक्शंस में दिख रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन होना। किसी मॉलिक्यूल का पार्ट ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन की तरह से अपने जो भी ऑक्सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको शो नहीं कर पाएगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई सब्सटेंस जब किसी कंपाउंड का पार्ट होता है तो फिर वो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसमें बंधा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन में हो क्या रहा है बच्चों कि आयरन जो है, हाँ Fe आयरन, वो क्या करता है, वो क्योंकि मेटल है, आयरन इज़ अ मेटल एंड मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वो क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। और आयरन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो आयरन का आयन बन जाता है Fe+2। ये एक्वस सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, यहाँ पे Cu+2 आयन और SO4 आयन, SO4-2 आयंस फ्लोट कर रहे हैं।
आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और अपना आयन बनाएगा और सल्फेट को अपने साथ ऐड कर देगा, जिससे FeSO4 बनता है, फेरस सल्फेट फॉर्मेशन होती है, जो पेल ग्रीन कलर का था। लेकिन कॉपर जो है Cu+2 फॉर्म में है, सल्फेट को तो आयरन का आयन मिल गया, लेकिन कॉपर क्यों आयरन नेल पे आया? हमने कहा ना कि कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। तो क्यों डिपॉजिट हो गया कॉपर इसके ऊपर? क्योंकि कॉपर के आयंस जो थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयंस थे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयंस होने की वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो आयरन छोड़ रहा है उसे लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, आयरन कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बांट नहीं रहा है, जैसे कोई बारात में नोट लुटा रहा हो, ऐसा नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है कि जब कोई आएगा तो दे दूंगा। तो जब इस कॉपर आता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल को डिप किया है, तो कॉपर आयंस आर एवरीवेयर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद आयरन नेल। आयरन नेल अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन होता जाता है, और आयरन बदले में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, तो आयरन का आयन जो है वो सॉल्यूशन में चला जाता है। सॉल्यूशन में उसको मिलता है सल्फेट आयन, सल्फेट के साथ में कंबाइन होता है और FeSO4 बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है। ये कहानी इसकी है। तो ये नहीं कि हम इसको रट लें कि मेटल है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रट लो वो तो खैर अच्छा है, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि आयरन रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए नहीं है सिर्फ कि वो मेटल है, या कोई भी मेटल क्यों होता है रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाले को दे देगा, सामने वाले को दे देगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मतलब रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा तो रिडक्शन किसने करवाया? मेटल ने। दैट इज वाई मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, वाई मेटल्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट्स? बिकॉज मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वाई दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। मेटल के एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन दिस केस इज आयरन, सब्सटेंस reduced in this case is copper sulfate। और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज खुद होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, जो रिड्यूस खुद होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कॉपर सल्फेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस केस। कल इस बारे में और बातें करेंगे और फिर इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन का एप्लीकेशन एज अ होल, एंड खास करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंसिडिटी एंड करोजन। ठीक है, आई होप आपको इन सब बातों में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, खूब मज़ा आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन खास करके बहुत ध्यान से पढ़ना। हाँ, खास करके मतलब खास करके नहीं ना, स्पेशली पढ़ना उसको। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम कल देखेंगे। कुछ बाहर से भी एग्जाम्पल लाना पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम दिया हुआ होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पर अपना होल्ड तो बनाना ही है, ये आपको मालूम है। तो वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू।